क्या आपने कभी मौसम पर गहराई से गौर किया है? पेड़ हरा होता है, उसमें फूल खिलते हैं, फल आते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसी फलते फूलते पेड़ की पत्तियां बेजान होकर गिरने लगती हैं। देखते ही देखते वो दरख्त उजाड़ सा दिखने लगता है। ऐसे में अगर वो गिर जाए तो फिर नहीं पनपेगा, लेकिन वो गिरता नहीं है, बारिश का इंतजार करता है। बारिश होती है और फिर वो हरा भरा हो जाता है। जीवन भी कुछ ऐसे ही चलता है। इसलिए अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो निराश ना हो, सही वक्त का इंतजार करें और अपने प्रयासों को ना छोड़ें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। प्रीति, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और हम कई बार ये सोचने लगते हैं कि ये सब हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। बिल्कुल पराक्रम। और अगर हम देखें दूसरों के दुखों को, एक बार कोशिश करें दूसरों के दुखों को देखने और समझने की, तो ये एहसास होता है कि हमारी तकलीफें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और कोशिश, मेहनत, प्रयास, लगन, ये तमाम सारी ऐसी कोशिशें हैं और ये ऐसा रास्ता है प्रीति जो कि सिर्फ हमें हमारी जिंदगी को नहीं बदलता, लेकिन हमारा मुकद्दर भी बदल देता है। बिल्कुल। और हमने अभी प्रयास की बात की थी, ये सिर्फ शब्द नहीं है। जैसा अभी पराक्रम ने कहा, कोशिश, मेहनत, लगन, प्रयास सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो हथियार हैं जिनसे हम अपनी तकदीर बदलने का मादा रखते हैं। और आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। कहानी ऐसे दिव्यांग की जो ठीक से लिख भी नहीं पाते, लेकिन उन्होंने अपनी लगन से, अपनी काबिलियत से अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। लुधियाना के हरजीत सिंह, जो 2 उंगलियों और विकृत पैरों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन ये कमजोरी उन्हें अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोक पाई। हरजीत हमेशा से ही एक चित्रकार और विशेष रूप से एक स्केच कलाकार यानी स्केच आर्टिस्ट बनना चाहते थे। हरजीत को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। पेंसिल शेडिंग स्केच के लिए उनकी आदत धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब वो इस कला में परफेक्ट हो चुके हैं। मैं बचपन से अपना पेंटिंग में शौक रखता हूँ। मैं शुरू से बचपन से पहले कार्टून वगैरह बनाता होता था। जैसे जैसे मेरे को एप्रिसिएशन मिली गई, जिसने कहा कि अच्छा बन रहा है, स्टूडेंट्स ने कहा अच्छा बन रहा है। कार्टून में ऐसा है कि हाँ भाई फेस तो कार्टून कैरेक्टर आ जाते हैं, लेकिन जो पोर्ट्रेट्स हैं एग्जैक्ट फोटो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए टाइम और प्रैक्टिस मेन परफेक्ट चीज़ चाहिए, जो जैसे प्रैक्टिस करी गया वैसे परफेक्शन आती गई। और वाटर कलर से मैं बना लेता हूँ, पेंसिल शेडिंग से बना लेता हूँ और रंगोली वगैरह बना लेता हूँ। मैं वेस्ट पेंटिंग भी कर लेता हूँ। हरजीत को अपने आसपास के लोगों ने कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। सभी ने उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। बचपन से ये ऐसे था कि इसके हाथ पैर पूरे नहीं बने। इसको शौक जो है धीरे धीरे बचपन से ही चल गया था पेंटिंग का, और आगे जाके इसका शौक इतना बढ़ गया कि ये जैसे कोई शीट पेपर की बची खाली नीचे, तो उसके नीचे भी ये पेंटिंग बना के आ जाता था स्कूल में। तो उसके कारण इसके टीचर थे, वो भी इसके साथ प्यार करते थे और इसको शाबाश देते थे कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। उससे फिर इसकी दृढ़ता और बढ़ती गई। हरजीत काफी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचकर पैसा भी कमाते हैं। अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए हरजीत सोशल मीडिया का यूज करते हैं। जाहिर है, दिव्यांग होने के बावजूद जिस तरह से हरजीत को उनके आसपास सभी लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया, वो भी अपनी कला की ताकत के जरिए हर उस इंसान को प्रेरणा दे रहे हैं जो हालातों के सामने घुटने टेकने को मजबूरी समझ लेते हैं। तो हरजीत की पॉजिटिव स्टोरी के साथ हमने शुरुआत की। प्रीति, वाकई में मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ये किया था, हमको ये नहीं मिला, लेकिन हरजीत एक उदाहरण है जीता जागता कि कभी भी हालात के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। यानी कहते हैं ना, मजबूरियों का रोना मत रोइए, बल्कि उम्मीद की किरण को थामे रखिए और मेहनत और लगन से अपना रास्ता तय करिए। और इस पॉजिटिव स्टोरी के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसर पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीलामी से मिलने वाली धनराशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। पूरे देश में असंगठित श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। इनमें से लगभग 45% लाभार्थी महिलाएं हैं, जबकि 57% लाभार्थी पुरुष हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक पंजीकरण करवाने वालों की संख्या में सबसे आगे हैं। पंजीकृत श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र से है। दरअसल भारत में इन 2 क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार सृजित होते हैं। कोरोना महामारी के बाद पटरी पर लौट रही भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ रहा है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में सितंबर में अब तक 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 11,287 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 5,018 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं 1 से 17 सितंबर के बीच भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 16,305 करोड़ रुपए का रहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 80 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मौजूदा वक्त में कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश के कई भागों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक और दूसरे हिस्सों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही 10 दिन तक चला गणेश महोत्सव उत्साह के साथ समाप्त हुआ। कोविड महामारी के कारण विसर्जन समारोह के दौरान भीड़ इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहा। राज्य सरकार ने प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए केवल 10 ऐसे लोगों को मंजूरी दी जिन्हें कोविड टीका लगाया जा चुका हो। और अब बात करते हैं NEWS यानी कि स्ट्रीट न्यूज की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब को अगले मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। कांग्रेस आलाकमान ने कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित सिख चेहरे को कमान दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य का परिदृश्य बदला है और सुरक्षा सुशासन के मामले में जबरदस्त विकास हुआ, जिससे राज्य में निवेश भी काफी बढ़ा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में लगभग 1,47,000 महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। इनमें से 35,000 महिलाओं को मुर्गी पालन, सतत कृषि, जैविक कृषि, बकरी पालन, मत्स्य पालन सहित कई प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 3,000 छात्रों को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिए जाने का भी लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ प्राइमरी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। स्कूलों में माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस बीच प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का 3रा चरण भी जारी है। राज्य में 26 सितंबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब एक नजर कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से दिल्ली में मुलाकात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं। कोविड महामारी शुरू होने के बाद सऊदी अरब की ओर से ये उनकी पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। दोनों मंत्रियों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम सहित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, G20 और GCC जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए भी विचार विमर्श किया। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अमेरिका संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आने के बावजूद हर दिन औसतन यहां 2000 लोगों की मौत हो रही है और संक्रमण के 99% मामलों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही मिल रहा है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ यानी कि चारों कोनों से हमने प्रीति खबरें देख ली और अब आपको बताते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास होने वाला है। आइए डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री महामहिम प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात करेंगे। फैसल बिन फरहान अल सऊद शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे थे। आज सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौध में आयोजित होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर भारतीय सेना ने जयपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान भारतीय सेना ने कई प्रकार के साहसी करतबों का प्रदर्शन भी किया। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने वाली भारतीय सेना जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेट कर रही है। इसके तहत राजस्थान की राजधानी में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शनिवार को इसका आगाज जयपुर में मिनी मैराथन से हुआ। साथ ही चित्रकूट स्टेडियम में सेना की ओर से खास इक्विपमेंट डिस्प्ले प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान भारतीय सेना ने कई प्रकार के साहसी प्रदर्शन भी किए। डॉग शो, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर प्रदर्शन, बैंड डिस्प्ले और मोटरसाइकिल राइडिंग समेत कई अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। ये जवान सीमा पर तैनात रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं और देश सुरक्षित है। प्रीति, कई बार हम ये देखते हैं कि जवानों को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर दिवाली जवानों के साथ सीमा पर, होली उनके साथ मनाने की जो शुरुआत की और उन्होंने कहा कि एक एक सैनिकों का सम्मान जरूरी है और ये बात लोगों के मन में आई भी उसके बाद से। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं किस तरह से अगर राह चलते भी हमें जवान दिखते हैं तो किस तरह से वो देशवासियों की जो भावना है वो हम देखते हैं। कई ऐसे नज़ारे मैंने खुद भी देखे हैं और हम तमाम वीडियोस भी देखते हैं जो वायरल होते हैं। उनको सैल्यूट करना, वो सम्मान देना, कहीं ना कहीं ये एक तरह की देशभक्ति है। बिल्कुल, क्योंकि हम सीमा पर तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी यदि हम सम्मान उनका करते हैं तो जो हमारे लिए मर मिट रहे हैं, देश के लिए जो अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं, उनका सम्मान भी बिल्कुल बनता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की। प्रीति, हेल्थ में आज क्या कुछ खास है? देखिए, हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं पराक्रम, तो जाहिर तौर पर कोविड जो महामारी है दुनिया भर में हमने देखा है इसका किस तरह का असर हुआ है। और सिर्फ शारीरिक असर ही नहीं, तमाम अंगों पर असर ही नहीं, बल्कि मानसिक असर भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और कोविड के बाद हम जानते हैं कि बच्चे घर में हैं पराक्रम, और उनके मन पर, दिलो दिमाग पर कोविड का जो इम्पैक्ट है वो काफी बुरा पड़ा है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और प्लेग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज थी वो सारी नहीं है। तो बहुत हद तक पेरेंट्स और बच्चे दोनों को, हालांकि अब न्यू नॉर्मल की बात तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे मानसिक इसका जो अंतर है वो कैसे प्रभावित करता है, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। बच्चे घर में हैं, उनके ऊपर जो कोविड इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कैसे कम करें, और वो हम तब कर सकते हैं जब एक हम बच्चों को रूटीन में ले आए, अपनी ही रूटीन में ले आए।
बट कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे को लगे शायद 4 से 5 बजे हम लोग सब इकट्ठे होंगे। और वो जो टाइम है इकट्ठे होने का, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स रखना। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे पे क्या गुजर रही है जब तक आप बच्चे से बात नहीं करेंगे। जितना बच्चे आपसे बात करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि उनका मानसिक संतुलन कैसा है। तो उनके साथ बैठिए, थोड़ा सेंसिटिव होइए, समझिए कि क्या बात है। कोशिश करिए कि हम उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होती है और हम इतना ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज पेरेंट्स। और पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, मदर्स वर्किंग है, चाहे वो होम मेकर हों, चाहे वो और भी कोई काम कर रहे हो, फादर वर्किंग है, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है और सबके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड जगह हैं, इतने गैजेट्स भी नहीं हैं। एक दूसरे से हम बोरो भी कर रहे हैं कि भाई अब स्कूल का टाइम है, अब शायद हमें लैपटॉप बच्चे को देना है, अब काम का टाइम है, तो हम एक शेयरिंग बेसिस पे भी चल रहे हैं। तो एक ज़रूरी है कि हम बच्चे की स्पेस बनाएं कि जहाँ वो बच्चा अपनी पढ़ाई करे, जिससे उसे लगे कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है घर में और मेरा भी एक जगह है, जैसे एक मम्मी की जगह है, एक पापा की जगह है, शायद दादा दादी घर में हो, चाचा चाची हो, सबकी अपनी अपनी जगह है, तो मेरी भी जगह है, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो। और एक डू योर सेल्फ वाली चीज़ें करवाइए, जो छोटी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, जिससे बच्चे को सेंस ऑफ कंप्लीशन आए कि उसने एक काम ख़त्म करा है। बच्चे हमेशा आपको सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं हैं, तो बहुत ही अनिवार्य है कि आप देखें कि आप रोल मॉडल बने बच्चों के लिए। आप जिस तरह घर के लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हों, बच्चे वही सीखते हैं, ऐसे ही वो बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही ठीक है। पहला एजुकेशन एरिया तो घर ही है। पहला एजुकेशन एरिया प्रीति घर ही है और बच्चे की जो पहली गुरु होती है, टीचर, वो माँ ही होती है। और हम देखते हैं कि जैसी परवरिश आप बच्चों को देंगे, माहौल पर बहुत असर पड़ता है। और वाकई में कोविड का बहुत बिल्कुल कोविड की जब बात कर रहे हैं पराक्रम, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत नहीं बल्कि दुनिया भर से इस तरह की रिपोर्ट आई हैं कि कोविड की वजह से जो घरेलू हिंसा है उसके मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं, आपसी जो झगड़ा है परिवार में वो काफी ज्यादा बढ़ा है। और हम समझ सकते हैं कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर पड़ रहा होगा। इसीलिए जो टिप्स हैं इस पर जरूर ध्यान दें ताकि बच्चों पर उस असर को कम किया मुझे जा लगता है कि जो चेंजेस हैं, जैसे कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बुआ हैं, मासी हैं, चाची हैं, मतलब पूरा परिवार होता था, लेकिन अब पेरेंट्स हैं वो भी वर्किंग है, तो फिर बच्चा अकेले में अब क्या करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान रखने की जरूरत है और ये सभी के कंट्रीब्यूशन से ही हो पाएगा। और इसीलिए हम ये खास सेगमेंट आपकी मदद के लिए, आपके गाइडेंस के लिए लेकर आए हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज सनसेट टीवी पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम पर्सपेक्टिव, शाम 7 बजे देखिए मुद्दा आपका, रात 8 बजे देखिए आज की खबर और रात 9 बजे इकोनॉमिक सूत्र। बिल्कुल, और इसके बाद 9:30 बजे पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। सुबह 9 बजे आप हमें हमारा खास कार्यक्रम देख सकते हैं प्रश्नकाल, और शाम 7 बजे से समसामयिक विषयों पर हमारे तमाम कार्यक्रम हैं। साथ ही कोई खबर जरूरी आपसे ना छूटे, रात 8 बजे आज की खबर, इसके बाद इकोनॉमिक सूत्र और 9:30 बजे पर्सपेक्टिव आप सनसेट टीवी पर देख सकते हैं। और इसी के साथ प्रीति एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हेलो इंडिया में आगे बातचीत का दौर जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सांसद और सरकार, सैकड़ों सवाल जिनका सरोकार है आपसे। क्वेश्चन नंबर 161, मेरा माननीय प्रश्न यह है। So my question is, सांसदों के लिखित सवालों और उनके जवाबों का कार्यक्रम प्रश्नकाल, सिर्फ सनसेट टीवी पर।
मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। बात जो आप जानना चाहें, बात जो आप सुनना चाहें, लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे। लोकतंत्र राउंड अप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और प्रीति, अब बात करें हिस्ट्री की। मैं जानता हूं कि हिस्ट्री में थोड़ा सा आपका हाथ टाइट है, और 20 सितंबर के इतिहास की बात करें तो आज का दिन इतिहास में क्यों खास है? आप बार बार इस बात को लेकर मुझे नहीं चिढ़ा सकते पराक्रम। अब मैं इतिहास में काफी इंटरेस्ट लेती हूँ। स्कूल के दिनों में यहाँ थोड़ा सा था, हिस्ट्री में इंटरेस्ट कम था, लेकिन अब तो इतिहास के बारे में जितना जानो उतना कम लगता है। लेकिन इतिहास में आपकी रुचि है या नहीं है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम जिनकी रुचि नहीं है उनकी भी रुचि हम पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि जो हम खास सेगमेंट इतिहास के पन्नों में लेकर आते हैं उसमें हम आपको बताते हैं आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास, और वो किस याद के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आइए देखते हैं 20 सितंबर का इतिहास। वर्ष 1985 में आज ही के दिन भारत की सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई। यह एक केंद्रीय सुरक्षा बल है जिसे पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है। आरपीएफ का काम रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्तियों की रक्षा के साथ ही किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी करना है। बात करें इतिहास के दूसरे पन्ने की तो आज ही के दिन भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गई थी। 1831 में इस बस के आविष्कारक गॉर्डन ब्रॉन्ज थे, जो ब्रिटेन से संबंध रखते थे। 30 लोगों की क्षमता वाली इस बस की गति अत्यंत धीमी थी। और अब अंत में बात करें इतिहास के तीसरे पन्ने की तो आज ही के दिन कांस फिल्म समारोह, जो कि एक वार्षिक फिल्म समारोह है जिसका शुभारंभ आज ही के दिन वर्ष 1946 में फ्रांस के कांस शहर में हुआ। फिल्मों के इस महाकुंभ में दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों का प्रीव्यू किया जाता है। और 20 सितंबर के इतिहास को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हमारा खास सेगमेंट फाइनेंस ज्ञान। इसमें आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देते हैं। और प्रीति, आज बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो क्या आपको पता है शेयर मार्केट क्या है? इसीलिए तो हम फाइनेंस ज्ञान लेकर आए हैं पराक्रम। जैसे इतिहास की भी बात की थी, फाइनेंस को लेकर भी तमाम ऐसे टर्म्स हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आम लोगों को उतना समझ में ना आती हो। आपने शेयर मार्केट की बात की, अगर हम देखें तो शेयर मार्केट मोटे तौर पर सबको समझ में आता है कि एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत से शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, शेयर मार्केट जो है वो जोखिम से भरा है, और हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत से लोग पैसे कमा भी लेते हैं तो कई लोग अपने पैसे गंवा भी देते हैं। और इसको आप निवेश के जरिए आप मुनाफा बेहतर कमा सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। और प्रीति, मुझे लगता है कि शेयर मार्केटिंग की जो टिप्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट से हम लेते हैं तो दर्शक बेहतर समझेंगे। बिल्कुल। शेयर मार्केट में एक तो रजिस्टर्ड सब ब्रोकर या ब्रोकर उसके थ्रू इन्वेस्ट करें, और एक अपना KYC देना होता है जो कि डिमांड करते हैं सब ब्रोकर या रजिस्टर्ड सब ब्रोकर इन्वेस्टर से। वो KYC अपने फुल फॉर्म भर के दे, ब्लैंक नहीं दें। जो कॉलम्स उसमें हैं वो सारा कुछ भरे, और अपनी इन्वेस्टमेंट बाई चेक और बाई रेमिटेंस अकाउंट पे चेक से और या ड्राफ्ट से उस तरह से दे, कैश में नहीं दे किसी को भी। और किसी से भी शेयर इन्वेस्ट करते हुए टिप पे ना करें। यदि आपकी नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और नॉलेज है तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री ले आप। अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी सेफ यदि आपकी नॉलेज नहीं है। या फिर आप इंडेक्स फंड्स या ETF इनमें इन्वेस्ट करें।
तो ये बहुत जब भी अच्छी शेयर- सलाह थी पराक्रम हाँ। कि अगर आपको नॉलेज है तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, Right. वरना इक्विटी, म्यूचुअल फंड, तमाम ऐसे ऑप्शन है जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरा किसी का फायदा देखकर, क्योंकि हम जानते हैं शेयर मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ थोड़ी सी पूंजी में भी बड़ी कमाई की जा सकती है, और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। और जब शेयर मार्केट का जिक्र होता है प्रीति, तो मुझे मतलब मैं बहुत बचपन से टेलीविजन पर जो एड्स आते हैं तो उसमें आखिरी की जो लाइन बहुत तेजी से बोलते हैं, शेयर मार्केट्स आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत इसीलिए है। केयरफुल रहना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में, और इसीलिए हम एक्सपर्ट्स की राय भी आपके लिए लेकर आते बिल्कुल। हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कला की करते हैं और रुख करते हैं हमारे सेगमेंट आज के कलाकार का। और प्रीति, आज के कलाकार कौन है? आज मतलब किनसे मिलवाने जा रही हैं आप हमें? आज के कलाकार बेहद खास हैं। आज हम पंडित प्रेम कुमार मलिक जी से आपको मिलवा रहे हैं। पंडित प्रेम कुमार मलिक ध्रुपद गायकी के लिए मशहूर हैं और देश विदेश के मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस विधा से समा बांधते हैं और भावी पीढ़ी को प्रशिक्षण भी देते हैं। तो इस ध्रुपद गायकी के बाद अब आपको चलते चलते लिए चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद के कलेक्टर ने एक अनोखी पहल की है और 11 साल की बच्ची को एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया है। अहमदाबाद की रहने वाली 11 साल की बच्ची फ्लोरा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है और उसका सपना कलेक्टर बनना था। अहमदाबाद के कलेक्टर संदीप सांगले ने उनका ये सपना पूरा किया। और अहमदाबाद जिले में सरगासन की रहने वाली है फ्लोरा। भारत के